माय नेम इज पटेल मनीषा। आज हम हिंदी पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। हिंदी के अंदर हमने चैप्टर 5 तक देखा और उसको समझने का प्रयत्न किया और उसके स्वाध्याय को भी हमने समझा। आज हम चैप्टर 6 देखने जा रहे हैं जिसका नाम है मेरी बीमारी श्यामानी ली। यानी यहाँ पर चैप्टर का शीर्षक देखते ही आपको पता चल जाएगा कि मेरी बीमारी श्यामानी ली। यहाँ पर जो लेखक है उनकी बीमारी जो है उनकी पत्नी श्यामा ने ले ली है, ऐसा यहाँ पर जान पड़ता है। लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने आत्मकथा लिखी थी क्या भूलूं क्या याद करूं। उसका एक अंश लिया गया है, इसलिए यहाँ पर साहित्य प्रकार दिया गया है आत्मकथा अंश। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि हरिवंश राय बच्चन, यहाँ पर बच्चन जो सरनेम सुनते ही आपको लगेगा कि अमिताभ बच्चन जो है आपके सुपरस्टार हीरो, तो उनके पिता होंगे या उनके कोई रिलेटिव होंगे। तो हाँ, ये जो हरिवंश राय बच्चन है वो अमिताभ बच्चन के पिता है। तो यहाँ पर उन्होंने, वो लेखक थे, बहुत बड़े लेखक थे, उन्होंने बहुत सारी फिल्में भी बनाई है, बहुत सारे काव्य संग्रह भी लिखे हैं, बहुत सारी कहानियां भी लिखी है। इसमें से उन्होंने उनकी जो आत्मकथा लिखी है क्या भूलूं क्या याद करूं, यानी क्या भूल जाए और क्या याद करे। यानी बहुत सारी बातें जो भूल भी गए और बहुत सारी बातें जो उन्हें याद भी है, तो जो सब याद है वो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है। और उसमें से उनका जो एक भाग है जो है मेरी बीमारी श्यामा ने ली, यानी उनकी जो पहली पत्नी थी श्यामा। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मेरी बीमारी, यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जो बीमार थे उनकी बीमारी उनकी पत्नी ले लेती है और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनका उल्लेख उनकी बीमारी, उनकी पत्नी की बीमारी का जो करुण प्रश्न है उसका वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है। तो उसके पहले हरिवंश राय बच्चन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। लेखक है हरिवंश राय बच्चन, जन्म सन 1907 और निधन सन 2003 में। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल में कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और दो एक अन्य स्थलों पर उन्होंने सेवाएं दी। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन पेट्स नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर उन्होंने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में उन्होंने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं। तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों का निमंत्रण, और इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। यहाँ पर इस पार प्रिय तुम हो मधु है, इस पार न जाने क्या होगा जैसी काव्य पंक्तियां आज भी लोगों की जबान पर है। तो यहाँ पर इस तरह से लेखक का परिचय हमने देखा। उसमें उन्होंने निट का निर्माण, पीर, बसेरे से दूर, यानी बहुत सारे संग्रह किए हैं और उनमें से एक उनकी सबसे पसंदीदा जो उपन्यास है क्या भूलूं क्या याद करूं, उसमें से उन्होंने एक अंश लिया है जिसकी जानकारी हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। और पहले हम इस उपन्यास के अंश को पढ़ेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। दुलराना शब्दार्थ है, साथ में शब्दार्थ भी दे देंगे। दुलराना, दुलराना का मतलब है लाड प्यार
करना। मैं अपनी बीमारी को दुलराने में न था, यानी मैं अपनी बीमारी को लाड प्यार करने वालों में से नहीं था। सच कहूं तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है, यानी वो लेखक कहते कि मैं अपनी बीमारियों में प्रति प्रायः निर्भय था, यानी कभी डरा नहीं हूँ। पहले से ही मैं निर्भय यानी डरने वालों में से नहीं था। मैंने कहीं गांधी जी के लेख में पढ़ा था कि बीमार होना एक अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। यहाँ पर गांधी जी ने लेख में लिखा था कि बीमार होना एक अपराध है, क्योंकि भगवान ने जो हमें शरीर दिया है उस शरीर की रक्षा करना और उसे स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर वो हम नहीं कर सकते तो हम अपराधी है। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया। तर्क यानी दलील। तर्क का मतलब है दलील। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैं इस दलील को कुछ आगे ले गया। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता। यानी जो गांधी जी के विचार है उसकी दलील को आगे ले जाते हुए लेखक कहते हैं कि जब भी अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसे दंड मिलना चाहिए। इसलिए मुझे जब भी कोई छोटी मोटी बीमारियां होती तो मैं खाट पर कभी नहीं लेटता और भी अपने से काम लेता। मुझे भरे बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अगर मैंने अपराध किया है तो उस अपराध का दंड मुझे मिलना चाहिए। इसलिए उस दंड के रूप में अगर वो बीमार होते हैं तो वो खटिए पे नहीं लेते, लेकिन उस वक्त वो अपने से ज्यादा काम करवाते थे और भरे बुखार में भी वो ट्यूशन लेने के लिए जाते थे। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ा था। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। यहाँ पर वो कहते हैं कि जब बुखार तेज होता था तो उसमें से मैं उस तेज बुखार में वो बहुत तेजी से पढ़ाता था। यहाँ पर कहते हैं कि गरीब को बीमार पड़ने का कोई अधिकार नहीं है। बीमारी अमीरों की हरमजदगी है। हरमजदगी यानी हरामीपन। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बीमारी अमीरों का हरामीपन है। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहन लगता है। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता है, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय डलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल कर देकर उच्चलित करती है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ऊंचे बुखार में भी वो अच्छी तरह से लिखते हैं और कहते हैं कि गरीबों को बीमार पड़ने का कोई अधिकार नहीं है। अगर अमीर बीमार पड़ता है तो उसके नखरे उठाने वाले हजार होते हैं, लेकिन गरीब अगर बीमार पड़ता है तो उसको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। इसलिए उसे कभी भी बीमार पड़ना नहीं चाहिए। यह तो मैं नहीं कहूंगा कि बुखार में मैं अधबदा कर लिखता था। अधबदा कर यानी हट करके शब्दार्थ है। अधबदा कर उसका मतलब है हट करके। दूसरा अर्थ है जबरदस्ती। यहाँ पर लेखक कहते हैं यह तो मैं नहीं कहूंगा कि बुखार में मैं अधबदा कर लिखता था यानी हट करके लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैं हट करके लिखता था, ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे रास्ते में नहीं आ सकता। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्त मामूल होते रहते हैं।
यहाँ पर हस्त मामूल यानी नित्य नियम के अनुसार, यानी सामान्य बुखार जब होता है तो मेरे जो नित्य नियम है उसमें कोई रुकावट नहीं आती। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें बुखार है। यहाँ पर बदन का मतलब है शरीर। तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। यहाँ पर लेखक अगर कोई कहता आपके शरीर को छूकर कि तुम्हें तो बुखार है, तो लेखक पट से जवाब देते कि हाँ बुखार तो है, लेकिन साथ में भी काम करने के लिए भी मैं यहाँ पर हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वो बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियां लिखता था। यहाँ पर जो किपलिंग है वो एक अंग्रेज साहित्यकार है, वह उन्होंने भी लिखा था कि जब भी मुझे बुखार होता था तो मैं एक अच्छी तरह से लिख सकता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूंगा। प्रसंग बस मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टाने की दो सबसे बड़ी कविताएं सार्त्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा लेने पर और दो चट्टान अथवा सिसिफल बरसकर हनुमान मैंने फ्लूरिसिस में पढ़े लिखी थी। यहाँ पर लेखक ने प्रसंग को याद नहीं है कि जिसमें उन्होंने बुखार हो और न लिखा हो। तो यहाँ पर जब उनको एक बीमारी थी जो फ्लूरिसिस, उसका मतलब है फ्लूरिसी का मतलब है फेफड़ों में पानी भर जाना। फेफड़ों में पानी भर जाना, जब उनको ये बीमारी थी तब उन्होंने की दो चट्टान और सिसिफस बक्सर हनुमान। यानी ऐसा नहीं है कि अगर लेखक को बुखार होता था वो तो लिखना छोड़ दे, लेकिन वो बुखार और बीमारी में पड़े भी बहुत अच्छी तरह से लिखते थे। शब्दार्थ है बहर हाल का मतलब है हर हालत में। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हर हालत में, जब मैं अपनी जवानी में था तब कोई भी बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जीत से बीमारी को पराजित कर देता था। यानी मैं काम कर अपनी जीत से अपनी बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता? विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागी। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था कि काम के पीछे बुखार भागे। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो बुखार सुखार जो है वो कब तक टिकेगा। यानी अगर आप खटिए पे बैठे रहोगे, आराम करते रहोगे, तो जो बुखार है वो आराम करने के लिए रहेगा, लेकिन अगर आप उनके हाथ से काम लोगे तो वो काम को देखकर ही भाग जाएगा। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि तिवारी जी ने लिखा था कि मार के पीछे भूत भागे, यानी मारने से भूत भाग जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि काम के पीछे बुखार भागे, यानी ज्यादा काम करने से बुखार भाग जाता है। यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीने से मुझे झकझोर रहा था। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इस बार आने वाला जो बुखार था वो मामूली नहीं था, पिछले 9 महीने से उन्हें झकझोर रहा था, यानी हिला रहा था। यहाँ पर शब्दार्थ है झकझोरना। झकझोरना उसका मतलब है हिला देना, यानी उसको ये बुखार जो है 9 महीने से जो उनके साथ हो रहा था वो उन्हें हिलाकर रख दिया। और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे जरूरत थी, किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी, कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता।
दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। यहाँ पर लेखक ने कहा कि जो इस बार वो बीमार हुए थे तो उनकी जो बीमारी जो बुखार है वो कम होने का नाम नहीं लेती थी। ऐसे में स्कूल की छुट्टियां थी तो उनको सिर्फ जो ट्यूशन की जो फीस मिलती थी उन पर ही उनको अपना घर चलाना पड़ता था। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि बुखार का नमूना वही सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101-102 के बीच। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जिस छुट्टियां खत्म होने के बाद स्कूल शुरू हो जाती है उनको ट्यूशन भी जाना पड़ता था, स्कूल भी जाना पड़ता था। ऐसे में बुखार कम होने का नाम नहीं लेता था, यानी वही रवैया रहता था कि सुबह बिल्कुल नहीं और शाम होते ही 101 और 102 के बीच हो जाता था। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी, दवा शौकिया दवा बाटू एक होम्योपैथ कर रहा था। यहाँ पर उनकी जो कमजोरी है ताव के कारण बढ़ती जा रही थी और वैसे में उनको खांसी भी शुरू हो गई और दवा बांटने वाला होम्योपैथी की दवा बांट रहा था। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है। तपेदिक का मतलब है टीबी। यहाँ पर लेखक कहते हैं हो गया हो तो एलोपैथिक का इलाज तो अपनी बुद्धि के बाहर है। यहाँ पर लेखक कहते हैं अगर मुझे टीबी हो भी गया है तो अपनी बुद्धि के बाहर है। यानी यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अगर टीबी हो जाती है तो उसका इलाज हम नहीं कर सकते क्योंकि लेखक के पास उतने पैसे नहीं थे। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। यानी पहले उनकी पत्नी जब बीमार थी तब उन्होंने कहा कि जब मैं ये बोल रहा था कि श्यामा की जो बीमारी है वो मैं ले रहा हूँ, तब ऐसा लगता था कि मेरी जीवा पर स्वयं सरस्वती बैठी, यानी जो मैं बोल रहा हूँ वो सच होने जा रहा है। बैठी हो तो कितना अच्छा है, क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है। जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसने अपनी इच्छा पर से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कभी मेरी चिंता न बन जाए। यानी यहाँ पर लेखक को अंदर ही अंदर लग रहा था कि मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है, या वो उसकी मेरी बीमारी है उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तो यहाँ पर श्यामा बीमार होने के बावजूद भी लेखक की बीमारी को देखकर अपने दर्द को अंदर ही अंदर दबा देती है। क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था, गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर विकी मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखा लाऊं वह खाना नहीं खाएगी। यहाँ पर उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, उसका मतलब है कि कभी व्यर्थ न जाने वाला अस्त्र। तो यहाँ पर उसने कहा कि आप डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर वीके मुखर्जी को जाकर दिखाइए। तब मैं टाल मटोल कर रहा था, यानी क्योंकि लेखक के पास इतने पैसे नहीं थे इसलिए लेखक इस बात को टालने का काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर उनकी पत्नी को पता चल जाता है तो ब्रह्मास्त्र कभी निष्फल न जाने वाला शस्त्र। तो यहाँ पर उसने यह बात की कि अगर आप डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं जाओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, जब आप डॉक्टर को दिखाकर आओगे तभी मैं खाना खाऊंगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। यहाँ पर उसे लगता है कि ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था कि डॉक्टर को ऐसा लगता था कि उनको क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। उन्होंने नुस्खा लिख दिया। उसका मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया है? यानी यहाँ पर उनको जो नुस्खा लिखा था दवाओं का वो उनको परवाना यानी आज्ञा पत्र लगा मौत का
कि अब मेरी विदाई का समय आ गया है। क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाने गाने गुनगुनाने थे? केवल इतना श्रम संघर्ष करते? इतने दुख संकट उठाने? स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। यहाँ पर लेखक सोच में पड़ जाते हैं कि अब जो लेखक ने जो डॉक्टर ने चिट्ठी लिखी थी, दवा की पर्ची जो लिख दी थी, उसमें उनको ऐसा लगता था कि उनकी मौत का आज्ञा पत्र लिख दिया गया है कि अब वो बहुत ज्यादा जीने वाले नहीं है। तो लेखक अंदर ही अंदर सोचते हैं कि क्या मैं इतने थोड़े कम समय के लिए धरती पर आया था, इतने ही गाने गुनगुनाने थे, मुझे इतना ही काम करना था, ये सारी बातें वो सोचते रहते हैं। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? यहाँ पर लेखक ये सब बातें अपने अंदर ही अंदर करते हैं और खुद भविष्यवाणी कर देते हैं कि अब मैं मरने वाला हूँ। लेकिन लेखक यहाँ पर कहते हैं कि सबसे मर्मवेदी प्रश्न यह था, कि दिल को छू लेने वाला प्रश्न यह था कि श्यामा के भाग्य में वैधव्य लिखा है। वैधव्य यानी विधवापन लिखा है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि लेखक अपनी बीमारी से किस तरह से जूझते हैं, वो हमने यहाँ तक देखा और आगे की आत्मकथा का अंश जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।